ये आपको देश हित में लगता है कि जो संस्थान इतने सालों की मेहनत के बाद खड़े हुए थे, उन संस्थानों का प्राइवेट कर देना, उनको बेच देना, वो आपको लगता है कि इससे देश का भला होगा? नहीं, ये मतलब अभी कुछ देर के मतलब प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है ना, कि अभी करने से जैसे अभी हो सकता है कि वो जो संस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रही हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इस टाइम सरकार को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से वैकेंसी भी बढ़ानी चाहिए। ये कोविड सिचुएशन का जो उस समय पे ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों की कमी हुई, इसका चुनावी असर आप देखते हैं कि जब चुनाव होगा 2022 का, उस समय हेल्थ कोई मुद्दा होगा इस यूपी की जनता के लिए? देखिए, जिनके लोग गए हैं वो तो नहीं भूलेंगे, लेकिन जिनके यहाँ कम से कम भगवान की दया से किसी का लॉस नहीं हुआ, वो लोग तो ओवरऑल डेवलपमेंट से खुश हैं। लेकिन जिनके परिवार से कोई ना कोई गया वो तो नहीं भूलेंगे ये बात। बीजेपी सरकार तो सर ग्राउंड पे काम नहीं दिखता है उनका। फॉरेन पॉलिसी हमारे हिसाब से सही है, लेकिन देश में ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, वाराणसी में, और यहाँ पर मैं आया हूँ द रीडर्स लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जो अपनी नौकरी के लिए या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। और बनारस का युवा क्या सोचता है? नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ यूपी के, तो उनको लेके क्या राय है? रोटी को लेके क्या ये युवा सोचता है देश का? इस पर हम बात करेंगे। और द रीडर्स लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन को हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल समझ क्या है, चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। तो क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? जी, बढ़िया हाल है। मेरा नाम अभिनव सिंह है। अभिनव सिंह नाम है आपका। किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? जी, मैं तो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई अटेम्प्ट किया है अभी तक या अभी करने वाले हैं? नहीं सर, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, तो 2021 में ही होगा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले से ही तैयारी शुरू कर दी? जी, जब मैं 12th फाइनल ईयर में था उसी समय मैंने। तो अभी तो हाल ही में रिज़ल्ट आया है यूपीएससी का, बहुत सारे लोग अव्वल आए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, तो नज़र बनाए रखते होंगे, एक एक्साइटमेंट आती होगी। जी हाँ, जब वो लोग मीन्स मेरा मेन रहता है उनका इंटरव्यू सुनना, कि ताकि मैं ये देख पाऊँ कि जहाँ वो लोग फेल हो रहे हैं, वो जो गलतियाँ की हैं वो मैं ना करूँ, क्योंकि खुद गलतियाँ करके सीखने से अच्छा है दूसरों की गलतियों से सीखें। अपना टाइम बचेगा, अपना अटेम्प्ट बचेगा, और अगर मेहनत अच्छी रही, भगवान चाहे तो अगले साल आप भी इसी तरह आएंगे इंटरव्यू लेने मेरा। आप टॉपर हो और मैं फिर यहाँ पे आऊँ और बिल्कुल आपसे बात करूँ। मेरी शुभकामनाएं आपको। यूपी में, बनारस में खासकर नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, तो काम को लेके लग रहा है कि बनारस को लेके कुछ विकास हुआ है, क्योंकि आप तो एडमिनिस्ट्रेशन आगे पढ़ाई कर रहे हैं कि आप जाएं उस जॉब में, तो विकास को, नीतियों को लेके भी कुछ नज़र रहती होगी। हाँ सर, अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने जब यहाँ के पहली बार जो सांसद बने, सर बनारस में कुछ ऐसे साइट्स हैं, आप अस्सी घाट देख लो, दुर्गा कुंड आप देख लो, सारनाथ देख लो, तो सर इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगे तो पहले से ज़्यादा विकास हुआ है। नहीं तो पहले जितने भी घाट्स हैं बनारस में, वहाँ की सीढ़ियों पे हमेशा पहले धूल रहते थे, ना कोई साफ़ सफाई नहीं थी सर। आज घर घर कूड़ा उठ रहा है, नगर निगम आज सक्रिय है, और हर एक चीज़ आज सक्रिय है, हर एक डिपार्टमेंट में आज सक्रिय ही है। और 80 घाट अगर आप आज आप चले जाओ तो आपको लगेगा ही नहीं कि 2014 के 15 के पहले जो 80 घाट था वो आज है। तो सर काम तो हुआ है, रिंग रोड का पूरा काम हुआ है। तो सिर्फ घाट बने हैं, मंदिरों का निर्माण हुआ है, या बाकी गलियां, सड़क? क्योंकि हम अभी आ रहे थे तो हम सड़क देख रहे थे कि बहुत गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और सड़कें टूटी फूटी हैं। तो घाट का निर्माण होना तो अच्छी बात है। यहाँ की जो ज़िंदगी, आम जनमानस की ज़िंदगी है, उसमें कुछ सुधार आया? सड़कें बनी, रोशनी आई, लाइट्स आई, स्कूल व्यवस्था सुधरी, लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आया? सर अगर आप लोकल लेवल पे देखेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट में बनारस की रोड सही नहीं रही है, ये मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। किसी भी गवर्नमेंट में, आप कोई भी गवर्नमेंट अगर देख लो, यूपीए देख लो, एनडीए देख लो, कभी भी रोड सही नहीं रहे हैं। आप ये काली मंदिर से भक्ति नगर जो दौलतपुरा रोड है, आप देख लो, हर एक गवर्नमेंट में उसी तरह रहा है। और जहाँ तक बात है स्कूल कॉलेजेस की, सर पहले से बहुत सही हुए हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ये स्कूल लेवल्स पे आप देखेंगे, जैसे प्राइमरी लेवल हुआ, तो वहाँ पे टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करना। पहले क्या होता था, टीचर्स जाते तो थे लेकिन क्लासरूम में नहीं जाते थे।
केवल अटेंडेंस लगाने जाते थे, लेकिन आज वो जाते हैं और पढ़ाते हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो अभी आप वोट देते हैं, आपने वोट डाला है अभी तक? जी, मैंने वोट किया था। तो अभी 2022 में जब वोट डालेंगे तो किसको वोट देंगे, कौन अच्छा लगता है? अब सर वो वोट मैं कैसे रिवील कर सकता हूँ कि मैं किसको दूंगा? वो इशारा दे दीजिए, इशारा दे दीजिए, किसका काम पसंद है? योगी जी का काम पसंद है? से कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, तो ये समझ जाइए, इन्होंने कह दिया कि कमल खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। और भी कई सारे साथी हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। ये बहुत ही गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात कर सकते हैं हमसे? अब बात करना चाहेंगे। हम दरअसल यूपी चुनाव पे बनारस के युवाओं की हम राय जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप। क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज की। तो देश के विकास में नरेंद्र मोदी के आप लोकसभा क्षेत्र में हैं, किस तरह का माहौल देखते हैं? बनारस की जनता का काम पसंद है बीजेपी का? चुनाव में क्या रुझान रहने वाला है? काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोरोना में बहुत लापरवाही भी हुई है। कोरोना में बहुत ज़्यादा लापरवाही, तो उसका क्या कुछ अनुभव हुआ? किस तरह के हालात थे इधर? नहीं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसे जैसे प्रेशराइज भी किया गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कि कंट्रोल करें, बहुत लेट आया इनिशिएटिव। शुरू में 2-3 महीना जिस तरह से प्रताड़ित हुई जनता, वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो काम अच्छा है, सफाई भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है, वायरिंग वगैरह सब अंडरग्राउंड हो गई है, और बाकी ऑप्टिकल केबल वगैरह आ गया है, तो इंटरनेट फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है। काफ़ी चीज़ें सही है, लेकिन ये हेल्थ जो सुधारना है इस पे। हेल्थ के मामले पे लग रहा है योगी सरकार फेल होगी, मोदी सरकार फेल होगी, क्योंकि कोविड में पहली वेव आई, उसमें तैयारी हो सकती थी सेकेंड वेव के लिए, वो उस तरह की तैयारियां नहीं नज़र आई। अब अभी तो खैर ऐसा है कि हमारे यहाँ उतना तो, इंडिया ऐसा कंट्री भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए कहा जाता है 2.5% ऑफ जीडीपी खर्चा करना पड़ेगा। अभी हम लोग शायद 2% भी नहीं कर पाते हैं, 1.5-1.6% ऑफ जीडीपी खर्च। बल्कि कटौती करते जा रहे हैं, हर साल नहीं, कुछ इस बार कमी तो हो बढ़ा जा रही है। है, इस बार बढ़ा है इस साल के बजट से, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना पैसा हमारे पास है भी नहीं। लेकिन फिर भी अब ऐसी बीमारी है कि कुछ तो करना पड़ेगा। कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल प्रताड़ित ना कर पाएँ लोगों को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस ठीक हो, इम्प्रूव हो, उतना कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहे, अगर लोकल लेवल पे ऑफिसर्स थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें ठीक से। क्योंकि आप यूपी से हैं और यूपी में आप गंगा किनारे हैं। प्रयागराज में जो इलाहाबाद था पहले, गंगा में किस तरह से लाशों को बहाया गया, वो लाशें तैर रही थी, ज़मीन में गाड़ी थी, बाद में वो पानी हटा तो ऊपर आ गई, तो बहुत पीड़ा वाला भी वक्त रहा उस समय लोगों के लिए। वही बता रहा हूँ, 2-3 महीना लोग बहुत प्रताड़ित हुए। और जैसे कहा गया कि गाजीपुर एरिया में एक प्रथा है 70-80 सालों से कि वहाँ पे वो बहाते ही हैं, वो जलाते नहीं हैं शवों को। लेकिन अगर बॉडी बैग में मिल रहे हैं तो इसका मतलब अस्पताल में प्रवाहित किया है। अगर कोई गांव वाला गाजीपुर एरिया में, जैसे यहाँ ये बात सही है कि वो गहमर गांव और आसपास के गांवों में ये प्रथा है 70-80 साल से कि वहाँ पे जलाते नहीं है शव। एक साथ सैकड़ों बॉडी आ गई, और वो भी कोविड प्रोटोकॉल वाली जो बैग्स होती हैं, उन सब में वो लाशें भी दिखी हैं। ये है कि अगर बॉडी बैग में है तो निश्चित है कि अस्पताल ने किया है, तो फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए बैग से कि कहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुआ था, पनिश करना चाहिए। बिना पनिशमेंट के नहीं सुधरेंगे। जो प्रॉफिट कल्चर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, वो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पनिश नहीं करेगा, वो अगला वेव आएगा तो भी यही रहेगा। खैर, तो ये कोविड सिचुएशन का जो उस समय पे ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों की कमी हुई, इसका चुनावी असर आप देखते हैं कि जब चुनाव होगा 2022 का, उस समय हेल्थ कोई मुद्दा होगा इस यूपी की जनता के लिए? देखिए, जिनके लोग गए हैं वो तो नहीं भूलेंगे, लेकिन जिनके यहाँ कम से कम भगवान की दया से किसी का लॉस नहीं हुआ, वो लोग तो ओवरऑल डेवलपमेंट से खुश हैं। लेकिन जिनके परिवार से कोई ना कोई गया, वो तो नहीं भूलेंगे ये बात। तो देखते हैं। सही बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिसका नुकसान हुआ है वो तो नहीं भूल सकता, बाकी जनता जिसको वोट देगी वो हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ और साथियों से बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर, और बैठ के पढ़ें और तैयारी करें। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आनंद कुमार गुप्ता। अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी। तो अनिल क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या पेपर क्रैक करेंगे? वैसे तो यूपीएससी है मेरा उद्देश्य। तो अनिल, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों से मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जायज़ है, कंपटीशन तो जायज़ है। और कंपटीशन होने का मतलब ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बढ़ाता है कि हमें कितनी
मेहनत की ज़रूरत है। और ठीक है, कंपटीशन तो अपनी जगह है, लेकिन ये खुद की कंपटीशन का मतलब ये होता है, ये खुद की कमियों को दिखा रहा है कि आपको भी कितनी मेहनत की ज़रूरत है, न कि बेरोज़गारी और इससे और बहुत चीज़ों से जो कहते हैं ना कि मेहनत और सफलता जो है संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। लेकिन बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए ना लोगों को। बिल्कुल, आप बुनियादी ऐसे थोड़ा ही छोड़ देंगे कि खुद ही मोहताज नहीं है तो आप कर लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान है, इसके अलावा बुक्स है, पढ़ाई है, और तो आपके लिए कोई ये जो लाइब्रेरी है ये प्राइवेट लाइब्रेरी है, जी, आप महीने का कितना पैसा देते हैं? देखिए यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती है। यहाँ पे जैसे 8 से 7 घंटे का शिफ्ट होता है, उसमें 500 चार्ज ये करते हैं। और यहाँ पे मैं करीब 14 घंटे रहता हूँ। 14 घंटे रहते हैं। तो यहाँ सरकारी इस तरह के लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर बैठ के ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो सके? बिल्कुल है, ये आपके अर्दली बाज़ार में एक काफ़ी पुराना है सरकारी वो संस्था है वो, और उसमें बहुत सारे बच्चे अध्ययन करते हैं जी। तो वो एक ही है पूरे बनारस में? मेरे जानकारी के हिसाब से वो एक ही है, और बाकी अपनी यूनिवर्सिटी में देख लिया है तो जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन वो उन्हीं के लिए है जो छात्र वहाँ पे अध्ययनरत हैं। जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन जिनको मिला है उनके लिए। अच्छा, फिर बनारस की अगर हम बात करें तो राजनीतिक रुझान की बात करें, आप वोट डालते हैं क्या? वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। तो इस बार 22 के चुनाव में किसको वोट दीजिएगा? देखिए, ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मैं सार्वजनिक करना मेरे लिए उचित तो नहीं है। और बाकी जो भी सरकार आए वो जनता के हित में ही काम करती है। लेकिन और ये आपने हमारा अभी चलो इशारा दे दो, आपका कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इशारा करके बताइए, 4.5 साल में योगी जी के काम से खुश हैं? देखिए मतलब ये क्या हम कह सकते हैं कि सारा दायित्व सरकार का या किसी दल का नहीं होता है, अपना कुछ दायित्व होता है। अब यहाँ पे अगर हमें नौकरी की समस्या है या रोज़गार हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारा दायित्व भी ये बनता है कि हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है और हमें किन चीज़ों की और आवश्यकता है। और जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो ऐसी योजना चलाई है, तो उसमें कितनी सारी बातें निहित है, यह हमें जानने की आवश्यकता है कि मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे पास कौशल है, अगर हमने इतनी पढ़ाई किया है तो हमारे पास ये है कि हम खुद को अपने जो ज्ञान है वो कहीं पर देकर कुछ चीज़ों को हम जैसे आय का स्रोत सृजन कर ये सकते। सरकार भी यही बात कह रही है कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, यानी कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। गैस पे सब्सिडी नहीं देंगे, पेट्रोल पे सब्सिडी का कोई मतलब नहीं, वो रेट बढ़ा देंगे, तमाम तरीके की और चीज़ों से पैसा कट कर लेंगे। ट्रेन में अभी कंबल भी नहीं दे रहे कि खुद घर से लेके आइए, वो बढ़ा रहे हैं। तो जब सारे काम हमको करने हैं तो फिर सरकार क्या करेगी? देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए मैं अगेंस्ट में तो नहीं कह सकता हूँ, पर अब जैसे आपने ट्रेन की बात किया, अगर उन्होंने कंबल वगैरह इस चीज़ का आपको उपयोग करने से वहाँ पे इन्होंने अगर मनाही की है, तो कहीं न कहीं आप इसको यह देख सकते हैं हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। जैसे अब कोविड के दौरान ऐसी जो परिस्थिति चल रही है, तो उसके लेकिन वो 180 रुपया लेके दे रहा था, तो फिर ऐसी समस्या है तो फिर दे ही क्यों रहे हैं? पैसा लेके काहे दे रहे हैं? अब वो उसके पीछे देखिए, अब वो क्या उसके पीछे सरकार की क्या योजना है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं। वो मैं चलिए ठीक है, नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन एक बात बताएं कि जब जो सरकार है उसको हम रोजी रोटी के लिए चुनते हैं, स्वास्थ्य के लिए चुनते हैं, शिक्षा के लिए चुनते हैं, तो ये युवाओं को आप कह रहे हैं कि उनमें अपनी काबिलियत हो और वो खुद के दम पे भी कुछ काम करें, लेकिन किसी युवा को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, उसको अच्छी पढ़ाई मिले, स्कूलिंग उसकी अच्छी हो, और वो ताकि उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयारी कर सके, उसके लिए काबिल हो सके, तो ये इंतज़ाम तो सरकार को ही करने हैं ना। ये आप जनता पे कैसे छोड़ सकते हैं कि आप खुद ही करिए सारा काम? हाँ, ये तो जायज़ है आपकी बात। और अब इसमें मैं इस बात को कहने के लिए अयोग्य हूँ और मैं इस बात को स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, कुछ अपने स्टूडेंट से भाइयों से मैंने सुना कि आपने गंगा के बारे में कुछ सुना कि यहाँ पे क्या ऐसा विकास हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी मेरा इस लाइब्रेरी में करीब एक महीने हो रहा है, 1.5 महीने हो रहा है,
और मैं करीब पिछले अक्टूबर से लेके और ये भी अक्टूबर आएगा, करीब 8-9 महीने में पूरे उसी गंगा घाट पे मैं बैठ के पढ़ाई किया हूँ। मुझे इस लाइब्रेरी के बारे में कोई जानकारी सुनिश्चित नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा है। मैंने वहाँ पे देखा कि सफाई की क्या व्यवस्था है और स्वच्छता को लेकर जो सरकार की जो सरकार का अभियान है उसमें क्या योगदान है सरकार का, और सरकार कैसी हमें सुविधाएं मुहैया करा रहा है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि इतनी इतनी धूप रहती थी, फिर वहाँ पे जो इसके एजेंट है जो साफ़ सफाई के इस्तेमाल में, तो वहाँ पे देखा इन्होंने धूप को देखकर, चाहे धूप हो कुछ भी हो, तो मैं वहाँ भी पूछता था, लेकिन बराबर वो सफाई करते रहते, एक दिन भी नागा नहीं। खुश हैं मतलब काम से? हाँ, वहाँ पे खुश भी हूँ, और जो भी हो उसको वहाँ के जाके देखना भी चाहिए कि वहाँ बिल्कुल सफाई रहती है और वो बिल्कुल अपने काम से वो पीछे नहीं हट, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। ये तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल वहाँ सफाई रहती बहुत है। बहुत शुक्रिया अनिल बताने के लिए, और शुभकामनाएं आपके लिए बहुत सारी। आप अच्छे से पढ़ाई करें, कामयाबी हासिल करें। कुछ और साथियों से भी बात कर लेते हैं। आप बात करना चाहेंगे साथी? व्हाट्स योर गुड नेम? अमित पांडे। अमित पांडे। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए? तो मतलब उसमें तो हम तो सीआईडी देखते थे, कुछ गड़बड़ है दया, वैसा वाला काम करना पड़ेगा आपको। सीआईडी पुराना नाम था इंटेलिजेंस ब्यूरो का। हाँ। तो मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो फुल तैयारी है उसकी? हाँ, मतलब अब इंटरव्यू है, प्री और मेंस हो गया है। मतलब प्री और मेंस क्लियर कर चुके हैं, अभी इंटरव्यू बचा हुआ है। मेंस का मतलब अभी रिजल्ट आने वाला है, पर वो है कि क्लियर हो जाएगा। आपको उम्मीद है? बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ये बताइए कि नौकरी मिल जाएगी आपको? तो मतलब इंटरव्यू है। हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी आपको, हैं? आप मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो मोदी राज में, योगी राज में नौकरी मिल जा रही है आपको। खुश हैं उनके काम से? खुश भी हैं और नहीं भी हैं। मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी अभी जो नौकरियां हैं काफ़ी कम हुई हैं विगत सालों में, तो जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पीएसयूज़ हैं, बैंक हैं, काफ़ी प्राइवेटाइज हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। तो तैयारी करने वाले बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियों की कमी हो रही है। उस रफ्तार से नौकरियां जनरेट नहीं हुई कि जितनी हमारी युवा आबादी जितनी तैयारी करी है, तो कुछ और बेहतर काम हो सकता था उसमें। बेसिकली हम तो इंजीनियरिंग के उसके हैं, मैकेनिकल के, तो कई सारे जो पीएसयूज़ हैं प्राइवेटाइज हो गए, उनको मतलब प्राइवेटाइज कर दिया गया, बिल्कुल से बंद हो गया। तो पहले के टाइम में इतने अच्छे अच्छे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बने, उनको पूरा बंद करके ख़त्म कर दिया गया। उसी तरह बैंक में है, बैंक का भी वैसे ही मतलब मोस्टली बैंक अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का है। इनका है कि अब भाई 7-8 बैंक ही रखना है, तो ये सही नहीं है। बस आपको बतौर एक मतलब युवा और एक इंटेलिजेंस का भी आप काम देख रहे हैं अभी, उसमें आपको मिले, काम मिले, हमारी शुभकामनाएं आपको। ये आपको देश हित में लगता है कि जो संस्थान इतने सालों की मेहनत के बाद खड़े हुए थे, उन संस्थानों का प्राइवेट कर देना, उनको बेच देना, वो आपको लगता है कि इससे देश का भला होगा? नहीं, ये मतलब अभी कुछ देर के मतलब प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है ना, कि अभी करने से, जैसे अभी हो सकता है कि वो जो संस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रही हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में मतलब तो ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं जैसे बीपीसीएल है ना, वो बहुत सारे संस्थाएं जो हैं वो तो प्रॉफिट में हैं, वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, फिर भी उनको बेचा जा रहा है। जब वो लॉस में है तो फिर प्राइवेट लोग खरीद क्यों रहे हैं उनको? कई सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो किया गया, तो वो एक अच्छा कदम तो नहीं था मेरे हिसाब से। तो ये चुनाव में जब वोट डालेंगे, ये दिमाग में रहेगी ये बात? हाँ, रहेगी, बिल्कुल रहेगी। वोट बटन दबाते वक्त देखेंगे कि इन्होंने तो संस्थान बेच दिया, अभी इनको वोट नहीं करेंगे। हाँ, नहीं मतलब और भी चीज़ें हैं, अच्छे काम भी हुए, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वो है। मतलब हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बता रहे थे कि क्या एक स्टूडेंट तो है, वो अपने ही पर्सपेक्टिव से बताएगा ना। फिर आपका पर्सपेक्टिव पॉलिटिकली क्या है? व्हाट इज़ योर पॉलिटिकल थॉट ऑन बीजेपी एंड योगी गवर्नमेंट? अच्छा काम भी काफ़ी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं। सेटिस्फाई विद द वर्क एंड द डेवलपमेंट? लॉ एंड ऑर्डर का भी यूपी में जो स्थिति विगत की सरकारों में था, तो काफ़ी भयंकर सा था, गुंडों का राज रहता था। तो उस परिप्रेक्ष्य में तो काफ़ी अच्छा काम रहा है, मतलब अगर पहले की जो गवर्नमेंट थे उनके कंपैरिजन में। वोट देंगे? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि वोट देंगे कि नहीं। क्या सवाल तो इसी का है, काम अच्छा किया ठीक है, आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? ये कैमरे पे तो नहीं बता पाएंगे, ऐसे भले पता।
चलिए, शुभकामनाएं आपको। आप बात करेंगे साथी, क्या नाम है आपका? आर्यन राजभर। अच्छा, बस अभी चल रहे हैं। आर्यन, क्या तैयारी कर रहे हैं? सर हम यूनिवर्सिटी के लिए यूजी के लिए अप्लाई किए हैं बीएचयू में। यूनिवर्सिटी की किसी पोस्ट के लिए? अच्छा, तो तैयारी फुल है? हाँ सर, तैयारी तो फुल है। तो उसकी वैकेंसी आ गई, एडवर्टीजमेंट हो गया है या बस ऐसे तैयारी कर रहे हैं? सर आ गई है और डेट भी क्लियर हो गया है, लेकिन बस यही दिक्कत है कि बहुत डिले कर दिया गया है। आने में बच्चे 5-6 महीने से लगे हुए थे, अब जाके आई है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया है। और उसके बाद फिर पता चलता है कि वो अटक गई, केस हो गया, फिर धरना कीजिए। अभी जैसे 69,000 शिक्षक वाले मामले में बड़ा चल रहा है घोटाले का, और लखनऊ में लोग धरना दे रहे हैं, तो वो फिर उसका भी डर रहता होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर, अब कहीं भी देश में कुछ होता है तो सीधा परफेक्ट मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाती है ना सर। मतलब सरकार कुछ भी हो, स्टूडेंट को मार देती है हमेशा, यही बात है। अभी देखिए एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है, 3 तारीख को पेपर है बीएचयू का, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया। अभी हमें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। अभी हमें बुक कराएंगे, कहाँ जाना है उसके बारे में नहीं मालूम। अब हमें बता के तो करेंगे नहीं कि आपको यहीं जाना है, अभी भेज देंगे दूसरे यहाँ। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, घर में फैमिली की दिक्कत, यही सब बात है। अभी देखिए आज आया है, लेकिन हम लोगों का नहीं निकल रहा है अभी। आपको रोजगार के मसले पर बीजेपी और बाकी सरकारें जो हैं, जो पार्टियां हैं, उनमें से कितने नंबर दीजिएगा? बीजेपी सरकार तो सर ग्राउंड पे काम नहीं दिखता है उनका। फॉरेन पॉलिसी हमारे हिसाब से सही है, लेकिन देश में ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। और ऊपर लेवल पे काम हो रहा है उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें, लेकिन जितना मैं जानता हूँ फॉरेन लेवल पे अच्छे काम कर रही है बीजेपी। तो मेरे साथ अमित हैं और ये लाइब्रेरी चला रहे हैं। तो अमित, ये बताइए कि यहाँ बनारस में ये प्राइवेट लाइब्रेरी ओपन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? सर क्या है ना कि आजकल लोग एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहता है, जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है। मैं दिल्ली में गया था 2013 में, तो वहाँ पे ये सिस्टम था, और वहाँ पे लोग क्या करते थे कि लाइब्रेरी ही ज्वाइन करते थे। पढ़ना रूम पे रहते थे, 4-5 लोग मिलके रूम लेते थे और लाइब्रेरी जाके फुल टाइम 8 घंटे 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई होती थी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता था, नेट मिलता था, छोटे से अमाउंट में हमें काफ़ी अच्छी सुविधाएँ मिल जाती थी। तो वहाँ से जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, और मेरा घर भी है, तो मैं सोचा क्यों नहीं, यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक लाइब्रेरी डालते हैं। तो 2 साल पहले मैंने लाइब्रेरी को यहाँ पे ओपन किया। शुरू में तो काफ़ी बुरा रिस्पांस था, लोगों को समझने में लगा कि हम पैसा दे के क्यों जाएँ, हम वो चीज़ घर पे कर सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को जब आदत पड़ी तो आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, और हमारे इलाके में कम से कम आज 10 से 12 लाइब्रेरी हैं। प्राइवेट लाइब्रेरी है। सरकारी लाइब्रेरी का क्या हाल है? सरकारी लाइब्रेरी, सरकारी चीज़ें, आप सरकारी चीज़ें यूज करेंगे तो वही चीज़ है, लाइब्रेरी का भी है। तो इस हिसाब से हमने वो किया और अच्छा लग रहा है, लोग धन्यवाद देते हैं। और जो आज दिल्ली वगैरह जाके करते थे लड़के, वो बनारस में ही मिल रहा है। एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया है कोचिंग वगैरह का, और दूसरा लाइब्रेरी। तो अब दिल्ली वगैरह पलायन जो है वो रुकेगा। अब लोग यहीं से अच्छे टीचर मिल जा रहे हैं, लाइब्रेरी मिल जा रही है। अब दूर इलाहाबाद दिल्ली वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बनारस में हर सुविधा मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सूर्यभान चौहान है। सूर्यभान चौहान, आप किसकी तैयारी करते हैं? सर मैं अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो फ़िलहाल में इसकी वैकेंसी आई हुई है 25,000। तो उसका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ में 16 नवंबर से स्टार्ट है। तो अभी तो बिल्कुल चुनाव आने वाले थे, तो अभी वैकेंसी आई, पहले नहीं आई 4.5 साल में? सब नहीं, इसके पहले आई थी, 2018 में आई थी। अब बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो मतलब इस टाइम उसको वैकेंसी ज़्यादा देना चाहिए, जबकि उस टाइम 75,000 तक दिए थे वैकेंसी, 76,000 तक। पर इस टाइम जो है बेरोजगारी के इतना माहौल बढ़ चुका है, जबकि इस टाइम आया हुआ है 25,000। तो इस टाइम सरकार को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से वैकेंसी भी बढ़ानी चाहिए। तो इसमें सर हम लोगों को मतलब इस प्रकार की दिक्कत भी हो रही है कि मतलब कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो इस क्षेत्र में नौकरियां कम हैं और उसके दावेदार ज़्यादा हैं। के दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। तो सर यही है कि मतलब लगे हुए हैं और क्या। तो ये आप नौकरियां तो कर रहे हैं, अभी बहुत सारे संस्थान जो हैं
उनमें प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, सरकार जो है उनको प्राइवेट कर रही है। ऐसा सोचना चाहिए, मतलब युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी और वैकेंसी तो देख ही रहे हैं, मतलब कितना मतलब इस स्तर पे आ रही हैं। तो उसके हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए वैकेंसी के बारे में भी। और जो रहा ये बेरोजगारी के बारे में, तो उसको मतलब कुछ उद्योग या कुछ ऐसे वैसे मतलब काम करना चाहिए सरकार को। योगी राज में कुछ लगे उद्योग यहाँ पे बनारस के आसपास के इलाके में? अभी तो इस टाइम नहीं है, पर देखते हैं अब क्या करेंगे, अब तो चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया, लेकिन चुनाव में एक बात बहुत है कि रोजगार जो है वो इतना बड़ा मुद्दा उस तरह से नहीं बन पाता, और हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, ये धर्म की राजनीति, इस पे बड़ी बात होती है। तो उसको आप बतौर युवा कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे तो ये सब सोचना नहीं चाहिए, मतलब ये हमारा मतलब एक भारत एक संघ है, तो उसके हिसाब से हमको इसके बारे में नहीं सोचना है। मतलब हम युवाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि मतलब कौन सरकार कैसी है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि और वो किस तरह का भारत में किस तरह के मतलब सिचुएशन क्रिएट कर रही है, आगे जाकर क्या करेगी, क्या कर सकती है, मतलब उसके कार्य के हिसाब से उसके मतलब फ्यूचर का भी मतलब कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसके युवा में जो है चुनते हैं। तो ये भारत को जो है विविधताओं के साथ रहना या फिर हिंदू राष्ट्र बनाना? नहीं सर, अब तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हम वाकई में तो हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, तो उसके हिसाब से मतलब अब जिसको जैसा मतलब अपने हम हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, हमारा तो संविधान अलग है, वो कहता है कि भारत देश का कोई धर्म नहीं है, फिर कैसे हिंदू राष्ट्र हो गए हम? हाँ ये तो है, लेकिन मतलब इस समय देख ही रहे हैं कि मतलब समाज में कुछ हिंदू मुस्लिम का मैटर भी कभी कहीं कहीं मतलब ऐसे वैसे हो जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो चुनाव में वोट दीजिएगा? हाँ सर, वो तो किसको देंगे? अब यही अब वोट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब जो कोई भी सरकार आती है तो कुछ ऐसे मतलब काम करती है जो मतलब समाज के लिए ठीक होता है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको समाज मतलब बुरी नज़र से देखता है। तो ऐसी कोई सरकार नहीं है मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये बुरी है, ये खराब है, सब एक जैसी है। आपको कौन पसंद है? सर इशारा बता दीजिए, कौन पसंद है? अब देखते हैं सर, अब जैसा मतलब युवा सभी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। बहन जी, योगी, अखिलेश, आजकल चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी आ गए हैं, बताइए चारों में से कौन? सर वैसे तो देखा जाए तो मतलब सब सरकार एक ही जैसी है, तो मतलब अब इस टाइम जो जिस तरह से मतलब कार्य हो रहे हैं, इसके हिसाब से सर योगी जी को हम सोच रहे थे। ये देखिए अंदर से बात आ गई। योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो ये हमने कोशिश की बनारस के युवाओं से जानने की कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, राजनीतिक रुझान कैसा है, और जो तमाम देश के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर रोजगार हो, या फिर हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान का ही मसला क्यों ना हो, उस पर बनारस का युवा क्या सोचता है, वो राय हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।